का मटेरियल आ चुका है, HRM का भी आ चुका है, POM का भी आ चुका है, हायर फाइनेंस अकाउंट का भी आ चुका है। 2 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी दे चुका हूँ, दोनों में एक यूनिट अवर हो चुके हैं। तो भाई कलेक्ट कर लो और अपना पेमेंट जमा करा दो। अब अपना कंटिन्यू करेंगे HRM में। लास्ट लेक्चर जो मेरा था वो था HRM, नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, कंपलसरी सब्जेक्ट है। HRM में हमने देखा था यूनिट 2, यूनिट 1 स्टार्ट ही नहीं किया है। यूनिट 2 में 3 टॉपिक थे, रिक्रूटमेंट, ભરતી, પ્લેસમેન્ટ દેટ ઇઝ સિલેક્શન એટલે પસંદગી, અને એના પછી એમને પ્લેસમેન્ટ નિમણૂક કરવું। तो मैंने ऑलरेडी रिक्रूटमेंट पहला ही क्वेश्चन चालू किया था, मगर पहला क्वेश्चन अवर नहीं हुआ था। हमने उसमें देखा था रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, रिक्रूटमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है और सोर्सेज क्या है। सोर्सेज એટલે कौन से तरीके से तुम भर्ती कर सकते हो, जरिया, माध्यम। तो हमने पढ़ा था देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। पहला था इंटरनल यानी आंतरिक, दूसरा आता है एक्सटर्नल। इंटरनल अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। अब देखते हैं एक्सटर्नल सोर्स क्या है। तो एक्सटर्नल सोर्स आर दोज सोर्स विच आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल का मतलब बिजनेस के बाहर से जाके लोगों को भर्ती के लिए अप्लाई करना, भर्ती के लिए बुलवाना। ऑर्गेनाइजेशन सर्च फॉर रिक्वायर कैंडिडेट फ्रॉम दिस सोर्स फॉर द फॉलोइंग रीजन। अब सवाल आया कि अपने एक्सटर्नल सोर्स के जरिए भर्ती क्यों करेंगे, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो देखते हैं। नंबर 1, द सुटेबल कैंडिडेट विद स्किल, नॉलेज, टैलेंट आर जनरली अवेलेबल। सपोज एज्यूम कर लो हमारे पास जो बंदे की ज़रूरत चाहिए बिजनेस में वो इंटरनल से हमको नहीं मिलता, देन वी हैव टू गो फॉर एक्सटर्नल सोर्स कि भाई वो स्किल वाला, वो टैलेंट वाला, वो नॉलेज वाला, वो क्वालिफिकेशन। नंबर 2, कैंडिडेट कैन बी सिलेक्टेड विदाउट एनी प्री कंसीड नोशन और रिजर्वेशन। अब इंटरनल में क्या होता है कि भाई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अगर मैंने कोई अच्छे बंदे को सिलेक्ट करा तो वर्कर के दिल में हाँ लॉयल्टी तो बढ़ेगी, बट एक वहम भी आ जाता है, डर भी आ जाता है कि भाई कोई भेदभाव हो रहा है, कोई बायस हो रहा है। तो अगर तुम बाहर के थ्रू जाओगे तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि आपके लिए जितने भी बंदे आने वाले, अर्जी करने वाले, सब नए हैं, है ना। कोई भी बंदा उसके काबिलियत पे सिलेक्ट हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय कैन बी मिनिमाइज बिकॉज एम्प्लॉय सिलेक्टेड फ्रॉम दिस सोर्स आर जनरली प्लेस्ड इन मिनिमम। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, बेसिकली बताया गया मगर ऐसा होता नहीं। अगर टॉप लेवल के लिए यहाँ से बंदा लेना, अच्छे लेवल के लिए, तो उनका खर्चा तो होगा, मगर जनरली अगर आप वर्कर लेवल पे जाते हो तो ये जरिए से आपको जितने बंदे चाहिए वो सस्ते में सस्ते मिल जाएंगे। नंबर 4, एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस इन अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इजीली बॉट इन। बाहर वाले यानी कोई आपके विरोध या तो आपके हरीफ या तो आपके कॉम्पिटिटर के वहाँ काम करने वाले बंदे हैं, उनको भी तुम अट्रैक्ट कर सकते हो अगर तुम्हारा रिक्रूटमेंट की पॉलिसी पॉजिटिव है, अच्छी है, बेनिफिशियल है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मिक्स कैन बी बैलेंस। अब मिक्स बैलेंस का मतलब क्या होता है, तो हमने पढ़ा था बिजनेस इज ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी वे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर वर्किंग टू अचीव कॉमन गोल। पढ़ा था ना, 11 से पढ़ता है कि व्यवस्था तंत्र ये वैसी चीज़ है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग एक ही मकसद को पूरा करने के लिए काम करते। तो यहाँ पे क्या होगा कि बाहर से अलग अलग प्रकार के लोग आएंगे तो मिक्स बैलेंस हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेटेज नॉलेज के लिए तो ऊपर वाले पॉइंट में क्लियर हो जाता है, क्योंकि जो नए बंदे आएंगे वो जनरली फ्रेशर्स होंगे, यूथ होंगे, फ्रेश ब्लड होगा, तो उनके पास जो नॉलेज होगा वो लेटेस्ट होगा, लेटेस्ट वर्क करने का तरीका होगा, उनके पास नई नई स्किल हो सकती है। क्लियर। तो ये तुम्हारा मकसद होता है जिसके जरिए आप एक्सटर्नल सोर्स में जाते हो। अब एक्सटर्नल सोर्स में कौन से पॉइंट आते थे, ये सब भी 12 कॉमर्स में पढ़ चुके थे, मगर अपने वापस जाएंगे 8 पॉइंट में डिटेल में पढ़ाता हूँ। पहला आता है कैंपस इंटरव्यू। कैंपस इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, एकदम शॉर्ट में अपने समझते, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, अगर जहाँ पे कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट में या तो कोई संस्था के अंदर आप जहाँ पे एजुकेशन ले रहे हो, पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज ले रहे हो, तो कंपनी क्या करेगी, डायरेक्टली वहीं से लोगों को बुलाएगी कि भाई जो लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है, जैसे बिजनेस के अंदर एमबीए की ज़रूरत होती है, इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, आर्किटेक्चर की ज़रूरत होती है, बराबर है, समझ में आया। इसी तरह साइंस के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, तो कंपनी जाएगी ना बोलेगी कि भाई जो फाइनल ईयर के बच्चे ये काम के लिए रेडी है, तो वो लोग अपने इंटरव्यू के लिए तैयार है।
तो कंपनी को एक बेनिफिट क्या होगा, मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में गई। जैसे मेरे को इंजीनियर की जरूरत है तो मैं कुछ कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाऊंगा कैंपस में, तो वहाँ पे क्या होगा, जितने भी बंदे होंगे सब इंजीनियर ही होंगे, तो ऑटोमेटिकली वहीं से मैं लोगों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो दैट इज कॉल्ड कैंपस इंटरव्यू। थोड़ा स्पीड में जाऊंगा। Different type of organization like industry, business, service, social, religious can get inexperienced candidate different type of institute like कॉलेज यूनिवर्सिटी imparting एजुकेशन। आ गया ना कि जो कॉलेज जिसका एजुकेशन देती, चाहे वो साइंस का फील्ड हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, इंजीनियरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, मेडिसिन हो, मैनेजमेंट स्टडी हो, एक्सेट्रा। क्लियर। जैसे अपनों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो एमबीए वाले होते हैं उनको कंपलसरी इंटर्नशिप करनी पड़ती है, डॉक्टर्स होते हैं वो भी इंटर्नशिप करते हैं, इंजीनियर्स होते हैं वो भी इंटर्नशिप करते हैं, ताकि उनके पास बुक का नॉलेज तो होता है मगर इंटर्नशिप के साथ साथ उनको वहाँ बिजनेस का नॉलेज भी मिल जाता है। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी इन इंस्टीट्यूट इम्पार्टिंग टेक्निकल एजुकेशन इन वेरियस डिसिप्लिन, देखो एक चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो इसमें होता है क्या है कि भाई उनको कैंपस में जाने का भी इतना आग्रह क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कैंपस में जाएंगे तो कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन क्या है, कैंडिडेट का बिहेवियर क्या है, कैंडिडेट की एड्रेस क्या है ना, पूरा के पूरा कैंडिडेट का बायोडाटा उनको यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट से इजीली अवेलेबल हो जाता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब एक टेक्निक कैसी आती है, बेसिकली ये काम का है, वो तो ऊपर मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया। कैंपस रिक्रूटमेंट टेक्निक, यानी कैंपस में से वो सिलेक्ट कैसे करेंगे। तो ध्यान देना, companies realize that campus recruitment is one of the best source of recruitment, the cream of new blood। मैंने ऑलरेडी शुरुआत में ही बताया कि भाई जो नए बंदे, जो फ्रेशर है, जो फ्रेश ब्लड है वो जल्दी मिलेगा। द टेक्निक ऑफ कैंपस include शॉर्ट लिस्टिंग द इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इनकेट फैकल्टी। यार सिंपल है कि भाई कंपनी आके इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी को बताएंगे कि हमको 40 बंदों की ज़रूरत है, तो इंस्टीट्यूट क्या करेगी, वही शॉर्ट लिस्ट कर लेगी कि उनको पता है कौन सा बंदा कौन से लिए एक्सपर्ट है, फैकल्टी की डिसीजन लेंगे वो लोग, कैंपस के हिसाब से तैयार कर देंगे। नंबर 2, सिलेक्टिंग द रिक्रूटमेंट टीम केयरफुली। अब कॉमन है कैंपस में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो रिक्रूट करने वाले लोग होंगे वो भी सही तरीके से सिलेक्ट होना ज़रूरी है। ऑफरिंग स्मार्ट पे देन हाई पे। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि कैंपस में तो आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख मिलेगा, स्मार्ट पे मिलेगा। स्मार्ट पे का मतलब आप नए हो तो आपको जिस प्रकार मिलना चाहिए उतना मिलेगा। प्रेजेंटिंग अ क्लियर इमेज ऑफ द कंपनी, ये भी सीधा पॉलिटेक्निक में ही आता है कि जो इंटरव्यू लेने आएंगे वो बताएंगे हम ये कंपनी, हम ये काम में डील करते हैं, हमारा मल्टीनेशनल है, हमारा नेशनल लेवल है, हमारा स्टेट लेवल है, कौन से प्रकार का बिजनेस है, वो कंपनी के एम्प्लॉई जिसको अपने एचआर बोलते हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर जो बंदा इंटरेस्ट लेता है वो आ सकता है। प्रेजेंट द कंपनी बट नॉट सेल ओवर द कंपनी, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि भाई जो इंटरव्यू लेने के लिए, रिक्रूट करने के लिए जो आते हैं वो सिर्फ अपनी कंपनी को प्रेजेंट करेंगे, बेचने के लिए नहीं आते कि भाई अगर आपको हमारी ये प्रकार की कंपनी है, हम ये प्रोडक्ट में डील करते हैं, इस तरीके से काम में वर्किंग करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट है तो आप लोग अपने जॉब के लिए अप्लाई करो। उसके बाद गेटिंग इन अर्ली मेक एन अर्ली बर्ड ऑफर। कॉमन है कि भाई आप कैंपस में हो और जो मार्केट में नहीं गए हो, यू आर नॉट अवेयर ऑफ द मार्केट, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म अच्छा रहता है कि किसके ज़रिए वो काम आसानी से कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल देखो, पॉइंट नंबर 7 पढ़ता हूँ। इंक्लूड यंग लाइन मैनेजर एंड एल्यूमिनियम। जनरली जो इंटरव्यू लेने बैठते हो कौन होते हैं, स्कूल के अंदर कंपनी का जो मैनेजर होता है, यंग लाइन यानी जो जवान होता है, उसको मालूम है कभी के रिक्रूट, अभी के कैंपस के लोग, अभी के स्टूडेंट क्या मांगते हैं। एल्यूमनी यानी जो बिजनेस, बड़े बड़े स्कूल के जो वहाँ के जो डीन होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो सब भी उनकी सहायता के लिए बैठते हैं। क्लियर। तो ये तुम्हारा हुआ कैंपस रिक्रूटमेंट टेक्निक, यानी कि जरिया है जिसके जरिए आप एम्प्लॉय को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो। कहाँ के जरिए, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में कैंपस में जाकर। सेकंड आता है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। इसका आपको बेस्ट एग्जांपल चाहिए तो तुम्हारे साथ ही पढ़ने वाले 2-3 बच्चे हैं, जैसे हमारे जमीरुल साहब है, हमारे साहिल अहमद साहब है, इन्हों को भी एक संस्थान है
ट्रेनिंग प्रोवाइड करी आईसीआईसीआई वालों ने। तो वो लोग क्या करते हैं, तो ये भी किस इंस्टीट्यूट थी प्राइवेट वाले, कि जो क्या करते हैं एम्प्लॉयमेंट यानी कंपनी को ज़रूरत पड़ती है तो ये जो ट्रेनिंग जिनके पास से लोग बंदे ले रहे हैं अपने क्लास के 2 बंदे, तो कंपनी वाले भेजेंगे भाई जाओ आपको यहाँ पे इंटरव्यू में जाना है, यहाँ पे आपकी वैकेंसी अवेलेबल है। तो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का मतलब ये वो एजेंसियाँ होती है जो लोगों को नौकरियाँ दिलाती है। क्लियर? देखते हैं। Public employment agency or consultant like ABC Consultant in India perform the recruitment person on behalf of client company. डायरेक्ट एग्जांपल के तौर पर आईसीआईसीआई बैंक अपॉइंट नहीं करती, मगर आईसीआईसीआई के बिहाफ पे वो लोग काम करते बाय चार्जिंग फी। ये चीज पे ध्यान देना है। कॉमन है, वो लोग नौकरी दिलाएंगे तो वो लोग की जो फी होती है वो फी चार्ज करेंगे। आइदर वो लोग अपने अपने वहाँ पे जो जमा करने आ रहे कंपनी से लेंगे, जनरली कंपनी से तो पैसा लेंगे, मगर उसके साथ साथ कितनी बार ऐसा भी होता है कंसल्टेंट वाले लोगों को बोलते हैं कि आपकी जो फर्स्ट सैलरी आएगी उसमें 20% 30%, इस तरह से। ये काम तो अच्छी चीज तो नहीं है, मगर वो लोग इस प्रकार काम करते हैं। लाइन मैनेजर आर रिलीव राइल मैनेजर line manager are relieved from recruitment function so that they can concentrate on operational activity and requirement function is entrusted to private agency। यानी वही होती है कि जो कंपनी वाले होते हैं वो प्राइवेट एजेंसी पे भरोसा करके उनको काम सौंप देते हैं कि हमको ये पर्टिकुलर ये फील्ड में ये लेवल का इतना क्वालिफाई वाला इतना एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, तो आप उसके हिसाब से हमें काम कर दो। जस्ट 2 मिनट्स बेटा, मेरा ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, मैं थोड़ी देर में कॉल बैक दिलाऊंगा। Not due to limitation of high cost, ineffectiveness, performance, confidential nature, management sometimes depend on resources। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है कंपनी के पास, या तो उनके पास इंटरव्यू करने का टाइम नहीं है। बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है तो लोग क्या करती है कि भाई हम अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे बाहर मार्केट से जाएंगे, हो सकता है हमको बंदा मिले ना मिले, तो लोग क्या करते हैं अपना टाइम भी बचाते हैं। तो वही हिसाब से प्राइवेट एजेंसी वाले को काम सौंप देते हैं कि जिसका काम है कि भाई लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना। तो कंपनी के बिहाफ पे प्राइवेट एजेंसी वाले अपने नॉलेज अपने एफिशिएंसी अपनी क्षमता के अनुसार इंटरव्यू रिक्रूटमेंट का काम प्रोसेस कर देते हैं। देखो देखते, हावेवर दिस एजेंसी फंक्शन इफेक्टिवली इन द रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब जो मिडल लेवल के लोग होते हैं ना ही टॉप ना ही बॉटम, मिडल लेवल के लोग होते हैं ना, उसके अंदर ये मेथड सबसे बेस्ट है। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इसके लिए इसको एग्जीक्यूटिव सर्च एजेंसी भी बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन दिस सोर्स फॉर हाईली स्पेशलाइज्ड पोजीशन एंड एग्जीक्यूटिव पोजीशन। क्लियर? तो ये तुम्हारी थी प्राइवेट एंटरप्राइज, मतलब प्राइवेट संस्था वाले जो लोग रिक्रूटमेंट का काम करते। पूरा 12 कॉमर्स में पढ़ा था, मगर 12 कॉमर्स में आपने 2-2 लिटी में पढ़ा था। तीसरा आता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने बड़ौदा के अंदर भी ऐसी चलती है, नर्मदा भवन के अंदर, कि आप लोग क्या करो, आप जो क्वालिफाइड हो, आपका जो नॉलेज आपका जो एक्सपीरियंस है वो हिसाब से आप गवर्नमेंट एक्सचेंसी के अंदर जाके अपनी एप्लीकेशन दे दो। तो अगर आपके लेवल की कोई जॉब होगी तो आपको वहाँ से कॉल लेटर आ जाएगा। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी कौन होती है? ये एजेंसी को गवर्नमेंट ने सेटअप करा, तैयार करा। देखो लिखा हुआ है, the government set up public employment agency in our country to provide information about vacancy to the candidate and to help the organization in finding out suitable candidate। यानी कितनी बार क्या होती, कंपनी पास इतना समय नहीं होता तो गवर्नमेंट एजेंसी के पास चली जाती है। अपना बड़ौदा के अंदर नर्मदा भवन में एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के नाम से ही है कि भाई वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, सर मेरे ये भी क्वालिफाइड, तो लोग आपका रिज्यूम ले लेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन बुक्स के अंदर एंटर कर देंगे। अगर आपके रिलेटेड कोई जॉब होगी तो डायरेक्टली आपको कॉल लेटर आ जाएगा। तो ये भी एक जरिया है जिसके जरिए कंपनी लोगों को भर्ती के लिए बुलाती है। क्लियर? ये एमसीक्यू में आ सकता है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट कब बना था? तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 के अंदर तैयार हुआ था। काय के लिए बना था वो भी समझ लो, बाद में अपने डिटेल में जाते हैं। इट obligatory for public sector and private sector enterprise in India to fill certain type of vacancy to public employment exchange। यानी प्राइवेट कंपनी हो कि पब्लिक सेक्टर हो, वहाँ पे लोगों को ज़रूरत हो, बंदों की एम्प्लॉय की ज़रूरत हो, तो ये संस्था के जरिए उनको आसानी से
ये एजेंसियों के जरिए उनको आसानी से लोगों की जरूरत पूरी हो जाएगी। क्लियर। चौथा आता है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशनल। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी एक जात के प्राइवेट जो होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि भाई मैनेजर की अपने बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, ये सब प्रोफेशनल्स लोग होते हैं। तो कॉमन है, वो लोग का काम भी आसानी से इजीली हो जाएगा। जैसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कंप्लीट बायोडाटा ऑफ देयर मेंबर एंड प्रोवाइड द सेम टू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑन रिक्विजिशन। देखो जब जरूरत होगी तभी ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले वो बायोडाटा वो कंपनी को, वो संस्था को प्रोवाइड, इंडस्ट्री को प्रोवाइड करेंगे। दे ऑल्सो एक्ट एज एन एक्सचेंज बिटवीन मेंबर एंड रिक्रूटमेंट फर्म। कोई फॉर क्लेरिफाइंग डाउट, अगर कोई इंजीनियरिंग में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये लोग डील कर लेंगे। बेसिकली अभी के ज़माने में यही चलता है। जैसे जो प्रोफेशनल लेवल के चाहिए ना, एग्जीक्यूटिव्स की बात करो, एमबीएस की बात करो, डॉक्टर्स की बात करो, तो इसके जरिए काम इजी हो जाता है। पांचवा पॉइंट आता है वो है डेटा बैंक। डेटा बैंक का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली डेटा बैंक का मतलब लोगों का डेटा अवेलेबल। जैसे अभी कोई मेरे को पूछेगा सर आपके पास कोई एग्जांपल है, तो जब क्लास चालू होगा तो आप मुझे क्वेश्चन करना, मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे पास बड़ोड़ा लेवल के अंदर जितने भी बच्चों ने 12th कॉमर्स की इस साल एग्जाम दी है, सब के डेटा अवेलेबल है पूरे बड़ोड़ा लेवल, ऑल बड़ोड़ा लेवल। शहर भी आ गया, बड़ोड़ा के अंदर जो गांव आते हैं वो भी आ गया। तो बड़ोड़ा लेवल के अंदर जितने भी स्टूडेंट ने 12th कॉमर्स की एग्जाम दी, सबका डेटा अवेलेबल है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, बड़ी स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम हो, गुजराती मीडियम हो। तो डेटा बिंग का मतलब क्या होता है? द मैनेजमेंट कलेक्ट बायोडाटा ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा, कैन फीड देम इन द कंप्यूटर। होता है ना कि भाई कंपनी वाले क्या करेंगे, भाई इस साल कितने बच्चे फाइनल ईयर में पास हुए, चाहे वो एमएसयू से हो, चाहे वो इग्नो से हो, चाहे वो पारुल से हो, चाहे वो बाबा साहेब से हो, चाहे वो सिग्नेस से हो, चाहे वो कोई भी सिग्मा से हो, या तो चाहे वो गुजरात यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी लेवल से हो, कितने बच्चे पास हुए, तो सबका डेटा सबकी यूनिवर्सिटी ने इनके पास होता है। तो कंपनी वहां से डेटा बैंक मंगा लेगी और अपने कंप्यूटर में डाल देगी ना, जब जब जिस प्रकार के लोगों की जरूरत होती है वो हिसाब से वहां से भी उसको एक सोर्स मिल जाता है। क्लियर। साथ छठा आता है कैजुअल एप्लीकेशन। अब कैजुअल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली इसको तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई कैजुअल यानी जो एम्प्लॉय परमानेंट नहीं, रोज ना पगार ધોરણે કામ આપવામાં આવે છે उस प्रकार के। जैसे डिपेंडिंग अपॉन द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, if prompt respect of organization in activity level of unemployment, candidate apply casually for job through mail or hand over the application in personal department. This should be suitable for temporary and lower level। याद रखना जो मजदूर काम या लोअर लेवल के काम होते हैं, यानी क्या होता है कि जैसे भी मेरे को पता चला कि भाई अपना बड़ोड़ा के अंदर कोई मॉल खुलने वाला है, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दे रहा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अजू वहाँ पे मॉल वालों ने जॉब के लिए कोई मार्केट में अप्लाई नहीं करा है कि भाई हमको बंदों की जरूरत है, सिर्फ पता चला यहाँ पे मॉल खुल रहा है, तो लोग क्या करते अपना अपना बायोडाटा वहाँ के मैनेजर को, मॉल के मैनेजर को मेल कर देता आज के टाइम में। इसको बोलते हैं कैजुअल, कि अगर मॉल खुलता है तो उनको क्या बाहर ढूंढने के पहले उनके पास जो ऑलरेडी एप्लीकेशन आ चुकी है उसमें से देखेंगे। मगर जनरली बिजनेस लेवल की बात करें तो दिस टाइप ऑफ सोर्स इज यूजफुल इन लोअर लेवल, नॉट इन हाई लेवल। क्लियर। सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बहुत टिपिकल पॉइंट है। टिपिकल पॉइंट की अपने बात करें तो एक कॉमन है कि सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है, इतना इजी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि भाई मुझे अकाउंट के टीचर की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा कि भाई मेरा कॉम्पिटिटर, सपोज मेरे सामने मेरा कॉम्पिटिटर भी क्लास चला रहा है, या तो बड़ोड़ा में 2-3 मेरे कॉम्पिटिटर है, तो 2-3 कॉम्पिटिटर के अंदर जो जो लोग बंदा अकाउंट पढ़ाते, थियरी पढ़ाते, मैं उनके बंदों को ऑफर करूंगा कि भाई वहाँ पर आपको 10,000 देते, तुम मेरे वहाँ जाओ। तो कॉमन है, इससे क्या फ़ायदा होगा? मेरा काम ईजी हो जाएगा। तो कंपनी कितनी बार ऐसा भी जाती है कि जो उसके रिलेटेड इंडस्ट्री होती है बराबर, तो वहाँ से भी उठा लेती है। जैसे लिखा हुआ है, जनरली एक्सपीरियंस कैंडिडेट आर अवेलेबल इन ऑर्गेनाइजेशन producing similar product or engage in similar businessmen. The management can get most suitable candidate from this source।
This will be most effective source for executive position and newly established organization. ये सब MCQ में तुमको काम लगेगा। अगर तुम्हारी बिजनेस नया है या तो तुमको बिजनेस को एक्सपांड करना है तो एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। तो नए एम्प्लॉय लाने के बदले तुम्हारे जो कंपटीटर के एम्प्लॉय है वहीं से वो लोग आ जाएंगे। तो कॉमन है, आपको सबसे पहले तो उनको इतना ट्रेनिंग का खर्चा देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सिमिलर बिजनेस वाला काम करने वाला बंदा है, या तो तुम्हारे सिमिलर बिजनेस में जो काम करता था उसको निकाला हुआ बंदा है, तो उसको सब कंपनी के रूल्स, काम करने के तरीके, रेगुलेशन के बारे में पता होगा। तो ये एक ईजी क्रॉस रहता है। पॉइंट नंबर 8 आता है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन बोला है, मगर अपने इसके बारे में एक लिटी लिखना है, 2 लिटी लिखना है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 7 पॉइंट इनफ है। अब ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है? तो ट्रेड यूनियन का मतलब होता है मजदूर संघ। देखो वो कैसे काम लगते हैं एक्सटर्नल सोर्स में। जनरली अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार और अंडर एम्प्लॉयड यानी जिनको पूरे दिन का काम नहीं मिलता, 8 घंटे काम करना चाहते हैं, 4 घंटे काम मिलता है या 2 घंटे काम मिलता है या 8 घंटे से कम काम मिलता है, तो उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड। Or employees seeking change in employment put a word to the trade union leader with a view to getting suitable employment due to later intimacy with management. As such trade union leader are aware of the availability of the candidate। होता है कि भाई कितने मेंबर्स होते हैं, कि जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि सपोज मैं ट्रेड यूनियन का लीडर हूँ, तो मेरे पास ऐसे बंदे भी आएंगे जो मेरे कांटेक्ट में हो, मेरे दोस्त हो, मेरे रिलेटिव हो, या तो मेरे आसपास की निगाह में हो, जिन्होंने बोला कि भाई हमको यहाँ पे पूरे टाइम का काम नहीं मिलता था, आप अपनी कंपनी में बात करके देखो, भाई हम लोग को ये काम पड़ा हुआ है, हमने ये चीज़ का नॉलेज है, हमको ये चीज़ का सर्टिफाइड नॉलेज है, ये चीज़ का हमने एजुकेशन लिया हुआ है, मगर हमको जॉब नहीं है, तो आप करो। तो ट्रेड यूनियन भी क्या होता है? तो ट्रेड यूनियन एक तरीके से मदद करता है कि हाँ भाई हमारी कंपनी में बंदों की ज़रूरत है, तो इस प्रकार हम लोग काम ले सकते हैं। क्लियर? तुम्हारे पेम्पलेट के अंदर ये जो पॉइंट है ना कैंसिल कर दियो। मॉडर्न टेक्निक ऑफ रिक्रूटमेंट, वॉक इन, कंसल्टिंग, हेड रैंकिंग, बॉडी सिंपिंग, बॉडी अलायंस, ई रिक्रूटमेंट, ये जो 5 पॉइंट है वो कैंसिल कर देना, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपना यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट अवर होता है। बराबर। रिक्रूटमेंट में एक ही क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म रिक्रूटमेंट एंड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। हाँ, शॉर्ट नोट के अंदर ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, तो आपको पूरा पढ़ना है। क्या क्या पढ़ा ये चैप्टर से? मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव ने सोर्सेज, 4 टॉपिक पढ़े। कॉमन है मीनिंग, डेफिनेशन तो हर आंसर के लिए कॉमन होता है। क्लियर? यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 अवर होता है। अब जो मैं कल या शाम को या फ्री होकर दूसरा लेक्चर लूंगा, तो वो लेक्चर में भी बहुत लंबा होगा, कलाक 1.5 कलाक के आसपास का हो सकता है, तो वो चीज़ मैं आपको मे भी और मे नॉट भी व्हाट्सअप पे सेंड कर सकूं। अगर व्हाट्सअप पे नहीं आता तो यूट्यूब पे लिंक देख लेना। अब अगले लेक्चर में मक्का चैप्टर अवर करूंगा, तो जिसके पास मटेरियल है वो पेम्पलेट पढ़ ले, क्योंकि पेम्पलेट पढ़ा होगा तो आपको समझ में जल्दी आएगा। भाई HRM, POM, HFA दूसरे 3 सब्जेक्ट की भी मटेरियल मेरे पास आ चुके हैं, तो प्लीज कम एंड कलेक्ट योर पेम्पलेट बाय पेइंग सुटेबल फीस। जिसने पेमेंट कर दिया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, वो अपना सिर्फ पेम्पलेट लेके चले जाए। जिन्होंने पेम्पलेट लेने ही नहीं है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेके आए ना, दूसरे सब्जेक्ट लेके जाए।